डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये वीडियो पर मैं HSC टेक्स्ट बुक 2020 में से रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में से जो एक्सरसाइज 2 पर जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने वाला हूँ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14th, part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? That means they are asking angle of banking, they have given radius of curvature, they have given speed limit, upper limit. Question continue कर रहा हूँ. By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? So उन्होंने width भी दिया है and height h पूछा है. So let's see how to solve this problem. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 14 फ्रॉम योर HSC टेक्स्ट बुक, HSC 2020 टेक्स्ट बुक, जिसमें उन्होंने दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी जो ट्रैवल करने के लिए अलाउ करेंगे दैट इज 216 किलोमीटर पर आवर. 216 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर मैं. सो 18 और 216 में से कैंसिलेशन होने के बाद 12 हो जाएगा. ये 12 × 5 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. मैंने डेटा पहले से लिख के रखा था. उन्होंने दो चीज़ें पूछे हैं, एक थीटा पूछा, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा, उसके अलावा हाइट कितने हाइट से उसको उठाया गया है ये बोला है. अभी जो विड्थ ऑफ रोड है जिसको मैं एल के टर्म्स से या फिर विड्थ को चलो डब्ल्यू के टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. इट इज गिवन एज 10 मीटर. इतना डेटा उन्होंने दिया हुआ है. अब पहले थीटा हम लोग फाइंड करते हैं. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर उन्होंने फ्रिक्शन की बात नहीं की है. अगर फ्रिक्शन की बात नहीं की है तो सीधी सी बात है, हम लोग को विदाउट फ्रिक्शन वाला वी मैक्स का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब इस पे वी नॉट की जगह पे हम डालेंगे 60 और ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा. आर के जगह पे डालेंगे 72, जी के जगह पे 10, टैन थीटा एज इट इज. 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 720 टैन थीटा. 0 0 कैंसिल, 72 360 के साथ कैंसिल हो गए. यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा. सो फाइनली हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू थीटा. ऐसा हमें आंसर मिलेगा. अब इसमें tan इनवर्स ऑफ 5, अगर आप वो टेबल जो है लॉगरिथमिक टेबल के पीछे साइन कॉस tan के भी टेबल्स होते हैं, वो टेबल्स को अगर आप रेफर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट tan इनवर्स ऑफ 5 इज नथिंग बट 78.69 डिग्रीज में कन्वर्ट करके. सो आइदर यू कैन राइट दिस आंसर और यू कैन राइट दिस आंसर इन योर डेफिनेटली इन योर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन. दे विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस आंसर बिकॉज दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद सम काइंड ऑफ टेबल ऑफ साइन कॉस एंड टैन. इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी टेबल देन यू डू नॉट हैव टू वरी. अब हमारा पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया है. दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. यहां पर ही मैं उसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं. ओवर हियर व्हेन यू ऑब्जर्व, दूसरा हाइट पूछा है. ये रहा, रोड को बैंक किया गया है. ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये हॉरिजॉन्टल था. ये हाइट पूछा है, ये विड्थ ऑफ रोड है. विड्थ ऑफ रोड को 10 दिया गया है. अब आपके पास तो एंगल का वैल्यू है. एंगल के ऑपोजिट पे h है और हाइपोटेन्यूज पे विड्थ है. सो वी आर वेरी वेल क्लियर दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी वजह से h विल बी इक्वल टू w साइन थीटा. W का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा का वैल्यू है 78.69 डिग्रीज. एंड वापस आप साइन कॉस टैन का टेबल अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.98 करके मिलेगा आपको. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर. दिस इज द वैल्यू फॉर योर हाइट. सो हमसे पूछा गया था थीटा और हाइट, ये दोनों हमने फाइंड कर दिया है. आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ वॉट एवर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 विच इज वेरी मच कनेक्टेड टू क्वेश्चन नंबर 14. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. द रोड इन द क्वेश्चन 14 above is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tires of a vehicle on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit?
by how much can the upper speed limit exceed in this case? अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस. आपने क्वेश्चन तो रीड किया था अभी. अगला क्वेश्चन जो है ये 15th क्वेश्चन 14 से एग्जैक्टली कनेक्टेड है. सो 14th का जो भी डेटा है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है 72 मीटर. थीटा जो हमने फाइंड किया है दैट इज 78.69 डिग्री, या फिर जो tan थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 5. इतना वैल्यूज तो हमें बाजू वाले से इनहेरिट करना ही होगा. अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? यहां पर हमें फाइंड करना है कि इसका मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा. अब मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो सी बैंकिंग ऑफ रोड में जब भी कोई गाड़ी ट्रैवल करती है तो आपको तो उसका डायग्राम याद ही होगा. ये रहा एक बैंक रोड, ये एंगल ऑफ बैंकिंग होता है. यहां पर अगर कोई व्हीकल ऐसे ट्रैवल कर रही है तो उसका mg नीचे की तरफ होती है. ये हम लोग ने बैंकिंग ऑफ रोड के वीडियो पे भी देखा था. उसके अलावा उसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिलती है. उसके अलावा फ्रिक्शन की बात होती है. क्या होता है जब गाड़ी बहुत स्पीड में चलाती है तो गाड़ी बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी दिखाती है, जिस वजह से फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट होती है. लेकिन गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो गाड़ी अंदर की तरफ फिसल के गिरने का टेंडेंसी दिखाती है, जिस वजह से फ्रिक्शन बाहर की तरफ एक्ट होती है. तो एक्चुअल बैंकिंग ऑफ रोड में फ्रिक्शन अंदर की तरफ था जो हम लोग ने सीखा. यहां पर फ्रिक्शन बाहर की तरफ होगा. जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्टली हमारे पिछले वाले आंसर से काफी सिमिलर होगा. बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा. वी मैक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. अब इसके अंदर ये वैल्यूज डाल देते हैं. आर का वैल्यू जो है दैट इज 72 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 10 है, जी का वैल्यू 10 है, tan थीटा का वैल्यू 5 होगा, माइनस म्यू एस का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है इट इज 0.8 अपॉन 1 प्लस म्यू एस का वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा का वैल्यू 5. ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर. 72 में से काम करता हूं, 36 को बाहर निकाल देता हूं, या फिर ठीक है 36 को बाहर निकाल देता हूं. 36 रूट के बाहर आ जाएगा, 6 बन जाएगा. मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने में भी आपकी मदद कर रहा हूं. यहां पर 36 बाहर जाके 6 बन जाएगा. 36 के बाद इधर बचेगा 2, 2 इंटू 10 हो जाता है 20. यहां का 2 और यहां का मतलब यहां पर जो 2 बचेगा और यहां पर 10 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ये 2 इंटू 2 4 होता है. 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा तो बन जाएगा 2. सो यहां पर एक 2 भी आप डाल सकते हैं. सो कुल मिलाकर क्या क्या डाला हम लोग ने? 2 डाला, 6 डाला बाहर, और अंदर क्या बचेगा? इतना गया, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5. तो यहां पर 5 लिख सकता हूं इन द ब्रैकेट. 5 माइनस 0.8 होता है 4.2 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 5 होता है 4. 1 प्लस 4 जो होता है 5 होता है. ये 5 और 5 दोनों एक दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो फाइनली हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी वी मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60, 2 इंटू 6 इज 12. उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 4.2 12 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4.2 जो है दैट विल बी 2.05. मैंने कैलकुलेट कर लिया था साइड में से ही. 12 इंटू 2.05 अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ये 12 इंटू 2 जो है वो 24 हो जाती है. 24 पॉइंट रफली हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 24.6. मैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद इसका आंसर ऐसे लिख रहा हूं. अब 24.6 को हम अगर, ये तो मीटर पर सेकेंड में है, आप अगर ऐसे भी आंसर रखेंगे देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट. अगर आप इसको, अभी मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं बिकॉज तुम्हारे एचएससी टेक्स्ट बुक के अंदर इसको किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट किया गया है. कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है. अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आता है in terms of kilometer per hour that will be 88.53 kilometer per hour. This is your, not V max actually, minus sign डाला है तो this is V min to be precise. क्या आदत हो गया ना वी मैक्स लिख के, इस वजह से वी मैक्स लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये वी मिनिमम है. वी मिनिमम है, इसी वजह से तो गाड़ी नीचे की तरफ फिसलती, इसी वजह से तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, इसी वजह से तो बीच में एक्चुअल फॉर्मूले के अंदर प्लस है जबकि यहां पर हम लोग ने क्या डाला है? माइनस डाला है. सो वी मिनिमम जो आपको मिलेगा दैट विल बी 88.53 किलोमीटर पर आवर. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
अब मैक्सिमम जाने की अगर बात करें तो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, अगर आपने देखा होगा जो एंगल है हमारा थीटा जो है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 45 इफ यू विल ऑब्जर्व। थीटा ग्रेटर देन 45 है तो हमारे कैलकुलेशंस में हल्का सा चेंज हो जाएंगे। तो हमारा जो वी मैक्स का फॉर्मूला आता है दैट बिकम्स tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर जी, इस चीज का होल स्क्वायर रूट। सी एंगल के ऊपर डिपेंड तो करता ही नहीं है, हम लोग ने तो ये चीज बैंकिंग ऑफ रोड में डिफाइन किया है, हम लोग ने इसको डिराइव किया है। अब ये फॉर्मूले के ऊपर मैंने ये tan थीटा 45 के बारे में क्यों डिस्कस किया, सी tan थीटा जब थीटा 45 होती है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कब होती है, जब थीटा का वैल्यू होती है 45। ओके, अब यहां पर ये 1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इस तरफ 1 है माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा। सी अगर ये ओवरऑल नंबर म्यू एस इंटू टैन थीटा अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, जिस वजह से एनीथिंग अपॉन 0 बिकम्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो ये जो नंबर है दैट इज म्यू एस टैन थीटा, इसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तब जाके हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर अ फाइनाइट वी मैक्स mu s tan theta should always be less than 1, not even equal to 1, greater than 1 तो दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो mu s का वैल्यू क्या है 0.8 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू है 5 जो पिछले क्वेश्चन से हम लोग ने इनहेरिट किया था, तो इसका कंबाइंड वैल्यू आ जाएगा 4 विच इज नॉट लेस देन 1। ओके, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस mu s tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होने की वजह से सी 1 माइनस एक बड़ा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर नेगेटिव नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, विच मीन्स वी मैक्स का वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो ये रीजन की वजह से देयरफॉर आई कैन से वी मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसी वजह से इसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। 16th question. During a stunt, a cyclist, considered to be a particle, is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? मतलब उसको गिरने के पहले उसको कितना मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर मौत के कुएं की बात कर रहे हैं। यहां पर the mass of the artist is 50 kg. If he or she increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? So in this question they have given radius as 6.05 meter, coefficient of friction जो है 0.5 दिया हुआ है, मास को 50 kg दिया हुआ है। पूछा है कि ये कुएं, मौत का कुआं जो है दैट इज वेल ऑफ डेथ, इसमें से अगर नीचे नहीं गिरना है तो उस बंदे को कितना मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, ये सवाल है उनका। चलो ट्राई करके देखेंगे, पहले ये फाइंड करके देखेंगे हम लोग। अब ये जो मौत का कुआं है इसका वर्टिकल वॉल मैं यहां पर बना रहा हूं, ये रहा इसका वर्टिकल वॉल। अब यहां पर वो मोटरसाइकिलिस्ट सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह, सो साइकिलिस्ट या जो भी है, सो उसको मैं एज ऑफ नाउ एक पार्टिकल की तरह कंसिडर कर रहा हूं जिसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। ऑब्वियसली इस वॉल की वजह से जो फ्रिक्शन है इस फोर्स के अगेंस्ट एक्ट हो रही होगी, सो दिस इज फ्रिक्शन। यहां पर उसको कुछ ना कुछ तो सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है। ओके, अब यहां पर सीधी सी बात है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, सेंट्रिपिटल फोर्स देने का काम कौन करेगा यहां पर, डेफिनेटली इट इज नथिंग बट mv² अपॉन r। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर देने का काम जो कर रहा है, ये वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन आया है वो देने का काम कर रहा है। सो mv² बाय r इज इक्वल टू n, ये ध्यान में रखना। अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। अगर आप चाहते हो कि ये बंदा नीचे ना गिरे तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन जो है वो mg को कैंसिल करना चाहिए, तो ही वो बंदा वहां पर मेंटेन होगा।
अब सीधी सी बात है, फ्रिक्शन mg से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो कभी खुद को ज्यादा नहीं करता, वो हमेशा इक्वल रखने की कोशिश करती है। यहां पर इक्वल जब तक है तब तक सेफ है बंदा, अगर mg बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम में होगा। सो यहां पर जो मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, जहां पर ये सेफ रहेगा वहां पर नथिंग बट हमें क्या कंसिडर करना है, जो mg है, जो हम बोल रहे हैं ना फ्रिक्शन से इक्वल है, फ्रिक्शन का वैल्यू हमें कंसिडर करना है म्यू एन, मतलब बॉर्डर सिचुएशन कंसिडर करना है। तो mg इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन के जगह पे डालूंगा मैं एम वी, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वी मिन स्क्वायर अपॉन आर, एम एम गेट्स कैंसल्ड, तो वी मिन का वैल्यू हो जाएगा ये सब जाने के बाद आर जी अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट। अब आर का वैल्यू इन्होंने दिया है 6.05 मल्टीप्लाइड बाय जी हम डालेंगे अपॉन म्यू का वैल्यू 0.5, जी को मैं काम करता हूं 9.8 डाल देता हूं। अब ये 9.8 को सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा हूं, 9.8 को अप्रोक्सीमेट करके 10 कंसिडर करते हैं, 6.05 को अप्रोक्सीमेट करके 6 कंसिडर करते हैं, 6 इंटू 10 जो है वो 60 हो जाता है। एंड नीचे से अगर लेके आएंगे, मैं रफली कैसे सॉल्व किया जाता है ये बोल रहा हूं मैं, तो नीचे से इसको अगर लेके आएंगे किसको 0.5 को मैं काम करता हूं 1/2 कंसिडर करता हूं। अब एक काम करता हूं 6, वैसे 10 से मल्टीप्लाई करना तो 6.05 को अज्यूम भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज उसको रहने दो, लेट इट बी 60.5 अपॉन जो हाफ है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। सो ये 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होता है वो 121 होता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 जो होता है वो होता है 11। सो आपका मिनिमम वेलोसिटी जो उन्होंने पूछा है that is nothing but 11 मीटर पर सेकेंड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ये तो ऊपर का डेटा है, यहां पर सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस मैं आपको बताता हूं कि आगे कैसे बढ़ना है। अभी आगे उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड को 20% से बढ़ाया गया तो फ्रिक्शन कितना होता है। अब सीधी सी बात है, स्पीड जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होता है, ये फ्रिक्शन का अपर लिमिट बढ़ जाता है। सी स्पीड को अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन स्पीड। ओके, सो सबसे पहले बोलता हूं स्पीड से प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन का लिमिट। मतलब अगर स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का लिमिट बढ़ेगा, फ्रिक्शन का लिमिट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का अगर लिमिट बढ़ेगा तो mg जो है वो फ्रिक्शन से छोटा हो जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन का लिमिट जो है वो mg से बड़ा हो जाएगा। देन आई कैन से इन दिस केस फ्रिक्शन का लिमिट विल बी ग्रेटर देन mg। जब भी फ्रिक्शन का लिमिट बड़ा होता है उसके इक्विवेलेंट फोर्स, मतलब जो भी ऑपोजिट फोर्स रहेगा उसके साथ, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू ऑटोमेटिकली इस फोर्स के साथ एडजस्ट होता है। मैंने पहले ही बताया फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो खुद को हमेशा सामने वाले से इक्वल रखने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन के पास अगर ऑप्शन है ऊपर जाने का और नीचे आने का भी, तो फ्रिक्शन ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, वो हमेशा सामने वाले फोर्स से इक्वल रहने की कोशिश करेगा। देयरफॉर फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg। तो सवाल ये था कि फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg। सो यहां पर इन्होंने m का वैल्यू जो दिया है वो 50 kg दिया है, g का वैल्यू जो है वो 10 है, कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं 500 न्यूटन। अगर g के वैल्यू को 9.8 कंसिडर किया तो उसके हिसाब से आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, 490 न्यूटन आएगा उसके हिसाब से। आई होप आई एम क्लियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। 18th question. A motorcyclist, as a particle, is undergoing vertical circles inside a sphere of death. The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere of death. How much minimum values are possible for these two values? हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बढ़ेंगे 18th प्रॉब्लम की तरफ तुम्हारे एचएससी टेक्स्ट बुक से। जैसे तुम लोग ने क्वेश्चन में देखा, उसका एक मिनिमम स्पीड है और एक मैक्सिमम स्पीड है जो वो बाइकर फॉलो कर रहा है। अभी ये जो स्फीयर ऑफ डेथ जो है वो दिखने में कुछ इस तरह होती है, मतलब एक स्फीयर होती है, ये वर्टिकली बाइकर इसमें से ट्रैवल करती है। ओके, सो लेट मी से ये बाइकर, मैं रैंडमली बाइकर
का एक इमेज बना रहा हूँ, ओके, जस्ट आपको एक छोटा सा इल्यूजन मिलना चाहिए, इसी वजह से एक रैंडम इमेज बना रहा हूँ. सो काइंडली पार्डन इफ माई ड्रॉइंग इज नॉट प्रॉपर. ओके, सो ये बाइकर जब सबसे नीचे होती है तो इसका स्पीड इन्होंने बताया कि मिनिमम स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है. तो इट इज अंडरस्टूड कि वो डेफिनेटली सबसे नीचे जब आएगा तब ज्यादा स्पीड मेंटेन करेगा, एंड सबसे ऊपर जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड जो है सबसे कम हो जाएगा. सो यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उसका स्पीड कितना बोला है, 10 मीटर पर सेकंड बोला है, एंड दैट इज एट लोएस्ट पॉइंट. तो इसी वजह से VL होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट का स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और VH जो है वो हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड होना चाहिए, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. और यही बाइकर जब सबसे ऊपर पहुंचती है, सो इसी बाइक को मैं थोड़ा, इसी बाइक को मैं बना रहा हूं उल्टा. सो ये बाइकर जब सबसे ऊपर पहुंचती है तो इसका जो स्पीड होता है, इसका स्पीड बोला गया है, दैट इज VH इज गिवन एज 6 मीटर पर सेकेंड. अब ये सिनारियोज में हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि इस पूरे स्फीयर का डायमीटर क्या है. डायमीटर फाइंड करने के पहले हम एक काम करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे. अब यहां पर आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. यहां पर यू हैव टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाइकर नीचे हो या ऊपर, द टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो इफ दिस रेडियस इज r, द टोटल डायमीटर इज गोइंग टू बी 2r. सो at lowest point, I shall say, according to law of conservation of energy, total energy at lowest point will be equal to total energy at highest point. Total energy at lowest point is nothing but kinetic energy at lowest point plus potential energy at lowest point will be equal to kinetic energy at highest point plus potential energy at highest point. Now kinetic energy at lowest point, as you can see, lowest point का speed तो आपके पास already है, so it is nothing but half mv square, VL square, plus potential energy at lowest point is 0, equal to kinetic energy at highest point is nothing but half mvh square, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पर बेसिकली क्या होता है, mgh हो जाएगा. यहां पर ग्राउंड के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी mg मल्टीप्लाइड बाय 2r. ओके, सो यहां पर m तो कैंसिल हो जाएगा. एक काम करता हूं, यहां पर हाफ को कैंसिल करके इधर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूं. सो VL का वैल्यू जो उन्होंने दिया है वो 10 दिया है. 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 100 आएगा. VH का वैल्यू जो दिया दैट इज 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा. प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, G का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय R. तो इसमें से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि R का वैल्यू क्या होगा. सो अभी 36 को उस तरफ लेके जाएंगे, 100 माइनस 36 बिकम्स 64, एंड यहाँ पर क्या होता है, 4 इंटू 10 इज 40, नीचे की तरफ आएगा 40, दैट विल बी इक्वल टू R. तो अभी 64 4 10 हो जाता है, यहाँ पर 64 16 हो जाता है 4. सो कुल मिलाकर R का वैल्यू जो है आपको जो मिलेगा दैट विल बी 1.6 मीटर. अगर R का वैल्यू 1.6 मीटर है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है डायमीटर कितना है. डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R, दैट इज नथिंग बट गोइंग टू बी 3.2 मीटर. दिस इज diameter of the sphere of death in which the biker is traveling. उसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, अगर ये डायमीटर या फिर ये रेडियस है तो इस रेडियस के हिसाब से नीचे के पॉइंट पे सबसे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ऊपर के पॉइंट पे सबसे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए. फॉर्मूला तो आपको पता है, ऊपर के पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ RG. सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ R का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू G इज 10, कुल मिलाकर आपको 16 का स्क्वायर रूट जो है दैट बिकम्स 4. सो योर आंसर VH मिनिमम इज 4 मीटर पर सेकेंड. एंड सिमिलरली लोएस्ट पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करें, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय R इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10, कुल मिलाकर इसका रूट, देन कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज V at lowest point minimum. I request you guys to please take a screenshot. 19th question. A metallic ring of mass 1 kg has moment of inertia 1 kg meter square when rotating about one of its diameters. It is molten and remolded into a thin uniform disc of same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis?
गाइज अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन। इस 19th क्वेश्चन में बोला है एक रिंग है जिसका मास है 1 kg, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग दिया है अलोंग द डायमीटर दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर। सो पहले इसका कंपैरिजन करना। सी ये जो रिंग है ना, ये रिंग के एक्सिस में से अगर परपेंडिकुलरली पास होता है एक्सिस, तो हमें पता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजेड जो है वो mr स्क्वायर होती है। लेकिन अलोंग द डायमीटर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको यूज करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके आप अलोंग द डायमीटर I1 फाइंड कर सकते हो। इट इज हाफ mr स्क्वायर। बेसिकली क्या होती है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज 2 टाइम्स आई एक्स या फिर 2 टाइम्स आई वाई लिख सकता हूँ क्योंकि वो सिमेट्री होती है, ये आई एक्स आई वाई जो भी है। तो आई जेड का वैल्यू एम आर स्क्वायर, 2 को नीचे लेके जाओ, ऐसे करने के बाद आपको ये हाफ एम आर स्क्वायर मिल जाता है। सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड दिस वैल्यू। ओके, ये मैं डिटेल में सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, डायमीटर के हिसाब से हाफ एम आर स्क्वायर होना चाहिए रिंग का। सो इसको मैं चलो आई आर बोल देता हूँ। अब उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो होती है उसके खुद के एक्सेस के हिसाब से वो भी होती है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और डिस्क का फॉर्मूला सेम है। क्वेश्चन में बोला है कि रिंग को सेम मेल्ट करके डिस्क बनाया है, मतलब मास सेम हो गया। और ये भी बोला है कि डिस्क रिंग का जो भी रेडियस है सेम रेडियस पे डिस्क भी बनाया गया है, मतलब रेडियस भी सेम हो गया। अगर दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे दूसरे न्यूमेरिकल वीडियोस भी देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन किया है टोटल एचएससी टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं 3 वीडियोस पर। तीनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन किया है। प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू दैट। थैंक्स अ लॉट गाइस। साइनिंग ऑफ जितिन इब्राहिम।